स्वागत है आई ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे बाल श्रमिक अधिनियम 1986। बाल श्रमिक अधिनियम ये क्यों लाया होगा? नाम से स्पष्ट है। पहले नाम को ही तोड़ते हैं। सबसे सरल तरीका, बाल श्रमिक अधिनियम मतलब ऐसे श्रमिक जो बालक हैं अभी, उनके लिए लाया गया। अब हो क्या रहा था, जब हम लोग 80s 70s 80 मतलब स्वतंत्रता के बाद से ऐसा हो रहा था कि जो बच्चे रहते थे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सबको फैक्ट्रीज में काम कराया जा रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो स्टार्ट हो चुका था। तो फैक्ट्रीज में काम कराया जा रहा था या फिर ऐसी कई सारे अलग अलग संस्थानों में ऐसा काम कराया जा रहा था, कुटीर उद्योगों में काम कराया जा रहा था, जिससे उनके बच्चे लोग के लिए क्या है, बच्चे लोग के लिए ग्रोथ का टाइम रहता है। ग्रोथ का टाइम सबसे इम्पोर्टेंट टाइम रहता है और उस पर वो लोगों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अब शिक्षा ग्रहण करने की जगह वो लोग अगर अभी काम करते रहेंगे तो फिर उनकी उस अवस्था का नुकसान है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद फिर एक चीज़ और भी हो रहा था, जो वस्तुओं के समान क्रय विक्रय हो रहा था बच्चों का, क्योंकि यहाँ भी काम कर सकते हैं बच्चे, यहाँ भी काम कर सकते हैं। भले हो सकता है यहाँ पर फैक्ट्री कंप्लीट हो गया हो, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ती हो, ये लोगों को चाहिए सस्ते मजदूर। अब बच्चे ही सबसे सस्ते मजदूर हो सकते हैं, तो लोग इसका व्यापार करने लगे, बच्चों को पकड़ते थे और बेच देते थे। तो इस तरह से ये मतलब बच्चों की अवस्था का बहुत ज़्यादा एग्जॉर्शन हो रहा था उस अवस्था का। तो इसलिए ये बाल श्रमिक अधिनियम लाया गया 1986 में। इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, स्वीकृत कब किया? राष्ट्रपति का साइन मिला 23 दिसंबर 1986 को और फिर ये लागू हो गया। अब इसमें आते हैं परिभाषा, क्या क्या परिभाषा है। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या है? बाल श्रमिक अधिनियम 1986। अब परिभाषा में आते हैं बालक। बालक किसको बोलेंगे? जो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा रहेगा उसको बोलेंगे बालक। कुमार किसको बोलेंगे? जिसका एज 14 से 18 के बीच में रहेगा वो कहलाएगा कुमार। वयस्क जो 18 से अधिक वर्ष का है, 18 वर्ष कंप्लीट कर चुका है और उससे ज्यादा का है, वो क्या कहलाएगा? वयस्क। वयस्क की श्रेणी में आएगा। अब आते हैं कुटुंब में। कुटुंब क्या है? किसी व्यक्ति का पति, पत्नी, संतान या भाई बहन किसी टाइप का संगठन चला रहे हैं या फिर किसी टाइप का उद्योग चला रहे हैं या कुटीर उद्योग है, जैसा भी है, तो उसको चला रहे हैं। तो इन सब के बारे में, तो कुटुंब का यूज एक बार कर दिया, मतलब इन सब के बारे में बात चल रही है। इन सब में से या सब में से एक, सबकी या फिर सब में से एक की बात चल रही है। तो उन सब के, अब इसका कहाँ पर यूज होगा देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे उसमें आते हैं, उस व्यक्ति के पति, पत्नी, संतान, भाई बहन सबको कुटुंब में शामिल किया जाता है। अब कर्मशाला। कर्मशाला, अब बच्चे लोग के काम करने के लिए कौन सी जगह होना चाहिए? कर्मशाला मतलब क्या है? काम करने की जगह, उसी को बोलते हैं कर्मशाला। तो जो कंपनीज एक्ट 1948 में जिसका उल्लेख है, उसको छोड़ के बाकी सारी जगह जो इस एक्ट में नहीं आएगा, वो सारा का सारा किस में आएगा? कर्मशाला में। किसके अंतर्गत? बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के अंतर्गत। अब अगला आते हैं नियोजन का प्रतिषेध। नियोजन का प्रतिषेध। अब सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों को काम नहीं कराया जाएगा। छोटे बच्चे हैं, उनका अगर बालक हैं, कुमार हैं, तो इनका नियोजन मतलब क्या होता है? जॉब में लेना, ठीक है। तो नियोजन, उनको काम करने का अनुमति नहीं है, उनको काम नहीं कराया जाएगा, उनको सिर्फ पढ़ाया जाएगा, सिर्फ पढ़ने के लिए है, वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो उसका प्रतिषेध किया जाएगा, मतलब वहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे हर जगह, ठीक। अब कहाँ नहीं लगेंगे? पहला है कुटुंब का स्थल और एक है विद्यालय। क्या होता है, कभी कभी स्कूल्स में कुछ ऐसे हेल्प के लिए, हेल्प वाइज कुछ काम रहते हैं। तो अगर उसके लिए अगर किसी को बोला जा रहा है, उस काम में से किसी को बोला जा रहा है, जैसे तो झाड़ू लगा दो या फिर दरी बिछा दो, तो सब मिलके करते हैं स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे सब। तो वो सारा चीज वो इस एक्ट के अंतर्गत ये श्रमिक की श्रेणी में नहीं आएंगे। ऐसा कोई हेल्प कर रहे हैं अगर कोई बच्चे, तो वो श्रमिक के अंतर्गत नहीं आएंगे। दूसरा है कुटुंब। कुटुंब मतलब उस व्यक्ति के पति, पत्नी, संतान या भाई बहन में से कोई, मतलब अगर खुद कोई बच्चा है जिसके परिवार में ही ऐसा कोई, तो मतलब ऐसा कोई संगठन है या ऐसा कोई फैक्ट्री है, छोटा कुटीर उद्योग है, या फिर घर में ही किसी टाइप का ऐसा
श्रम श्रम से रिलेटेड कुछ काम किया जा रहा है, तो वो सारा का सारा किस में आएगा, कुटुंब में। तो कुटुंब में भी अगर कोई कार्य कर रहा है कुटुंब से रिलेटेड, जैसे उस व्यक्ति के पति पत्नी संतान भाई बहन में से अगर किसी का हाथ बटा रहा है काम में, तो वो सारा का सारा नियोजन में इस नियोजन के अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब वो कार्य नहीं है, श्रम के अंतर्गत, मतलब श्रम नहीं है वो। अगला आता है मनोरंजन उद्योग। जैसे आजकल आप लोग देखेंगे टीवी एडवर्टाइजमेंट वगैरह में सब आता है, छोटे छोटे बच्चे लोग को भी हायर करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी एक्टिंग करते हैं थोड़ा बहुत, जैसे भी है मूवीज में भी थोड़ा बहुत एक्टिंग रहता है। तो ये साथ अब ये एक्टिंग तो कर रहे हैं, एक्टिंग भी एक टाइप का श्रम है, लेकिन तो उसके बाद भी मनोरंजन उद्योग में जो भी कार्य किए जाएंगे वो सारा का सारा इसमें श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा, श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों कंडीशन में एक शर्त ये है कि इसमें से रिलेटेड कोई सा भी काम करे, छोटा हो चाहे बड़ा काम हो, कोई सा भी ऐसा काम ना करना पड़े जो हैजर्डियस हो, हैजर्डियस प्रोसेस से रिलेटेड हो, मतलब हमारे लिए उन बच्चों के लिए हानिकारक हो, उन बच्चों के मतलब एक छोटे बच्चे हैं, बच्चों से कितने काम की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, थोड़ा बहुत काम की। अगर उन बच्चों के हिसाब से काम बहुत ज़्यादा है या बहुत बड़ा काम है, तो फिर ये सारा चीज़ करवाया नहीं जाएगा, और अगर करवाया जा रहा है तो वो सारा का सारा श्रमिक की मतलब, तो अगर कोई करवाया जा रहा है तो फिर ये बच्चे क्या है, बाल श्रमिक की श्रेणी में पहुंच जाएंगे, और बाल श्रमिक की श्रेणी में अगर हैं तो उन पर कार्यवाही की जा सकती है। तो नियोजन का प्रतिषेध तक यहाँ इतना समझ आ गया होगा आई थिंक। तो अब आगे देखते हैं संशोधन, मतलब यहाँ सीधा संशोधन कुछ लिखा हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं भी इस एक्ट में कहीं पर भी अगर कोई किसी बात की कमी है या फिर इसमें कोई किसी प्रकार के नए प्रावधानों की जरूरत है तो उस पर संशोधन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार संशोधन की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। अगला आते हैं तकनीकी सलाहकार समिति। अब एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष रहेगा और 10 सदस्य रहेंगे। इसके बाद आते हैं कार्य के घंटे, कितने घंटे काम कर सकते हैं। अगर बच्चे कहीं बहुत सारे की हो सकते हैं ना कि कंडीशंस हो सकती है कि काम करना ही पड़ेगा, या फिर अकेला वही बच्चा है जो घर को चला सकता है, इस टाइप्स की अगर बातें हैं, इस टाइप की कंडीशन है, तो फिर स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, लेकिन उसमें भी हैजर्डियस प्रोसेस नहीं रहना चाहिए, ये नियम रहता है। अब ऐसा प्रोसेस नहीं है, हैजर्डियस प्रोसेस नहीं है, तो भी बच्चा काम कर सकता है। अब काम कितना घंटा कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 घंटे, 4 घंटा मैक्सिमम, और उसमें भी ये 3 घंटे स्टार्टिंग में करेगा, फिर 1 घंटे का उसको आराम मिलेगा, फिर 3 घंटे करेगा। मतलब अगर लगातार उसको 3 घंटे का काम करना है तो उसके पहले उसको 1 घंटे का गैप मिलना जरूरी है। अब जरूरी नहीं कि 6 घंटा ही लिया जाए, हो सकता है 4 घंटे का 4 घंटे का उसको क्या बोलते हैं काम दिया जाए, तो उसमें कैसा होगा, हो सकता है 2 घंटा पहले काम करे, उसके बाद 1 घंटे का आराम करे, फिर 2 घंटे काम करे। मतलब लगातार अगर 3 घंटे काम करना है, लगातार अगर 3 घंटे काम करना है तो उसके पहले उसको 1 घंटे का रेस्ट देना ही पड़ेगा किसी भी स्थिति में। इसके बाद आते हैं टाइमिंग। टाइमिंग क्या होता है, बच्चे लोग के लिए शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे का, मतलब जो नाइट ड्यूटी है, ये कभी भी इस बच्चों को नहीं दिया जाएगा, कोई और टाइम दे दिया जाएगा, इस टाइम पे उनको नहीं दिया जा सकता। साप्ताहिक अवकाश, हर हफ्ते अवकाश देना जरूरी है। और 3 महीने में, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई कुटीर उद्योग ऐसा है जहां हर मंडे को अवकाश मिलता है, फॉर एग्जांपल हर मंडे को अवकाश मिलता है, बाकी दिन काम होगा, संडे को भी काम होगा, लेकिन मंडे को छुट्टी रहेगा। अब सोच रहे हैं कि मंडे से ट्यूसडे किया जाए क्या, तो अगर उसको मंडे से ट्यूसडे चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। पहले मंडे छुट्टी रहता था, अब ट्यूसडे छुट्टी रहता है। अब ट्यूसडे ही छुट्टी रह रहा है, अब सोच रहे हैं वेडनेसडे को रखते हैं छुट्टी। अब तो इन चेंजेस के बीच में 3 मंथ का तो गैप होना ही चाहिए। 3 महीने के पहले
ऐसा किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं लाया जा सकता छुट्टी के एवज में, ठीक है। छुट्टी के साप्ताहिक अवकाश के से रिलेटेड 3 महीने का लीव चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही वो चेंज किया जाएगा। अगला आते हैं निरीक्षक को सूचना। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा आया किसी कुटीर उद्योग में और वहाँ जो उसका मालिक है वो देखता है बच्चे की कंडीशन कि हाँ इसको ज़रूरत है, नहीं करेगा तो फिर मतलब उसी के लिए समस्या है, तो वो उसके भले के लिए सोचते हुए उसको काम देता है, और वो काम दे दिया तो क्या होगा, उसके ऊपर समस्या आ सकती है। तो इससे पहले कि उसके ऊपर समस्या आए उसको सूचना देनी पड़ती है निरीक्षक को। जो भी उस क्षेत्र में, जो भी उस जिले में निरीक्षक होगा, बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया निरीक्षक होगा, तो उसको सूचना देना जरूरी है। कितने दिन के अंतर्गत? 30 दिन के अंतर्गत। 30 दिन से ज्यादा हुआ तो फिर ये कार्यवाही का वो हो सकता है, प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है इसमें। अब आयु कौन डिसाइड करेगा? जैसे अगर निरीक्षक पहुंचे अलग अलग, मतलब अलग अलग कंपनीज में, वहां पता चला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लोग की आयु नहीं हुई है, मतलब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं है काम करने के, उनको काम नहीं कराया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर निरीक्षक लोग जो रहेंगे वो लोग सीधा उसके ऊपर जो चार्जशीट दायर कर देंगे। अब दायर तो कर दिए, लेकिन अब इसमें सबसे पहला काम रहेगा इसमें आयु का निर्धारण, कि आयु हुआ है कि नहीं। तो इसको कौन डिसाइड करेगा? विहित चिकित्सा अधिकारी। जो भी चिकित्सा जिस भी चिकित्सा अधिकारी को इस हेतु नियुक्त किया जाए, वो चिकित्सा अधिकारी जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चिकित्सक होगा, चिकित्सा अधिकारी होगा, वो इस बात का निश्चय करेगा कि उसकी आयु क्या हुई है, और इसका जो रिपोर्ट रहेगा उसको मानना कंपलसरी है, वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। उसका आता है दंड। दंड किस तरह का दंड दिया जा सकता है? पहली बात, अगर नियोजक को अगर दंड दिया जाएगा, मतलब उसको पता है कि बच्चों को काम नहीं करवाना है, उसके बाद भी अगर वो करवा रहा है तो उसको क्या सजा मिलेगी? पहला बात, 6 महीने से 2 साल तक का उसको जेल हो सकता है, कारावास हो सकता है, या फिर 20,000 से 50,000 तक का उसको जुर्माना हो सकता है, या फिर इन दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। दोनों ही चीज हो सकता है उसके साथ। अगला, इस कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में माता पिता या जो भी संरक्षक है वो एक जिम्मेदार नहीं होगा, तो उनको किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। अगला, अगर ये फिर से ऐसा करता है, दोबारा ऐसा घटना इसके साथ देखा जाता है कि एक बच्चा गया, उसका फिर कोई दूसरा बच्चा आया, उसको रख लिया, तो इस कंडीशन में उसको क्या होगा, सजा बढ़ जाएगा। मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 3 साल का सजा होगा जो नियोजक है उसको। इसके बाद आते हैं संरक्षक। देखिए, हो सकता है, देखिए संरक्षक मतलब क्या, कौन कौन हो सकता है? माता पिता भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा, जैसे अगर मम्मी पापा नहीं है, या फिर मम्मी पापा किसी और गांव में रहते हैं, या इसको बच्चे को शहर लाया गया है, तो शहर में जिसके साथ रह रहा है वो उसका संरक्षक होगा। और अगर किसी भी तरह से अगर संरक्षक दोषी पाया गया कि संरक्षक ही भेजा है कि तुम काम करो, तुम पैसा कमा के आओ, तब मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगा, इस टाइप का अगर कंडीशन है, तो ऐसे में दोषी कौन हुआ? संरक्षक। तो दंड किसको मिलेगा? संरक्षक को मिलेगा, चाहे वो माता पिता भी हो सकते हैं, और कोई जिसके साथ रह रहा है, मतलब उसके साथ जो भी रहे, उसको दोषी ठहराया जाएगा। वो दोषी रहेगा तो उसको कितना जुर्माना है? 10,000 रुपीज, के मतलब 1000, ठीक है। फिर आते हैं नियोजक को। अगर नियोजक जो है वो इस तरह की नियम, इतने सारे नियम बनाए गए हैं, मान लो अगर उसको पता है तो भी उसको तो पता है उसके बाद भी फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर नहीं पता है तो फॉलो ही नहीं कर रहा है, इस टाइप का अगर कंडीशन होता है, और निरीक्षक को किसी भी टाइप से इस चीज का पता चलता है कि पर्टिकुलर इस ऑफिस में बाल अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है, तो फिर उसको क्या जुर्माना होगा? 1 माह का जेल होगा, या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा, या फिर दोनों ही से दंडित किया जाएगा। ये दोनों ही कंडीशन है। तो ये सब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं पुनर्वास। अब बच्चे, मान लो कुछ बच्चों को ये लोग
ये कोई इंडस्ट्री है, वहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बच्चे पहुँचे कैसे, कोई उनको बेचा है। यहाँ कुछ ट्रेडर्स, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, अगर ऐसा ऐसा एक एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चों का वो विक्रय करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो वहाँ से खरीदा है ये इंडस्ट्री वाला जो भी है। तो यहाँ पर अब यहाँ जब रेट पड़ा, जहाँ यहाँ यहाँ निरीक्षक अधिकारी लोग पहुँचे कि यहाँ चेक करने के लिए सब चीज़ ठीक चल रहा है कि नहीं, ऐसे करके वहाँ जाके देखते हैं कि यहाँ 20 बच्चे ऐसे निकले जो कि यहाँ की कंडीशन के लिए नहीं है और उनको कहीं ना कहीं से लाया गया है। तो फिर ऐसे कंडीशन में उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे, ये जो बच्चे रहेंगे उनको फिर से रहने के लिए एक जगह दिया जाएगा। तो इसका जिम्मेदारी किसका रहता है, राज्य सरकार का। राज्य सरकार इस चीज़ से रिलेटेड उनके पुनर्वास की व्यवस्था करता है और प्रत्येक बच्चे के पास के निधि में, उनकी निधि में 15,000 रुपये देता है। मतलब हर बच्चे के पीछे 15,000 रुपये दिया जाता है। अब ऐसे निरीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार। उसके बाद आता है रिपोर्ट प्रस्तुत करना रहता है संसद के पास, क्योंकि देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, तो रिपोर्ट कहाँ जाएगा, संसद के पास जाएगा। अब संसद में नियम ये है कि 30 दिन तक उसको परिवीक्षा में रखनी पड़ेगी। 30 दिन, अब हो सकता है कभी कभी क्या होता है, सत्र जो रहता है पूरा 30 दिन भी चल जाता है, कभी 30 दिन से ज़्यादा चल देता है, लेकिन कभी क्या होता है 30 दिन भी नहीं चल पाता है। या हो सकता है 30 दिन चले, 30 दिन का वो सोच के रखें 30 दिन चलेगा ऐसे करके, 10 दिन बाद इसका रिपोर्ट पहुंच रहा है संसद में, तो क्या करेंगे, 20 दिन बस बचा हुआ है, तो रिपोर्ट तो प्रस्तुत करना ही है। यहाँ इस वाले सत्र में, ये वाले सत्र में 20 दिन प्लस जो अगला सत्र आएगा उसमें 10 दिन तक रखा जाएगा, मतलब टोटल 30 दिन तक संसद में रखा जाएगा, चाहे एक ही सत्र में हो चाहे 2 सत्र मिला के हो। तो ये है रिपोर्ट का प्रावधान। इसके बाद आते हैं बालक नियोजन अधिनियम। इसमें देखिए, इस कानून के आने से पहले जब देश आज़ाद नहीं होता तब एक और भी कानून लागू था इसमें, बालक नियोजन अधिनियम 1938। इसमें बाल अधिकारों से रिलेटेड नहीं हो सकते, क्योंकि अंग्रेज तो अधिकार देते नहीं थे, लेकिन बालकों के नियोजन से रिलेटेड यहाँ पर एक्ट बनाया गया था। तो इस एक्ट को खत्म किया जा रहा है, ऐसा भी एक धारा में उल्लेखित है। आप लोग को धारा देखिए, धारा में अभी तक एक भी एक्ट में नहीं बताया हूँ। इसका मेन कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि धारा बताने से कोई अर्थ नहीं। हो सकता है धारा से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछ दे, आप लोग को 20 क्वेश्चन पूछने वाला है। अब 20 क्वेश्चन में हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दे धारा से रिलेटेड, लेकिन आप लोग कितने का धारा याद करोगे, टोटल 10 एक्ट है। 10 एक्ट में हर एक एक्ट में मिनिमम 30 धाराएं हैं, और एक का मतलब 30 गुणित 10, मतलब आप लोग को टोटल 300 धाराएं याद करनी है, और इससे ज़्यादा भी है, क्योंकि जो किशोर न्याय अधिनियम है उसमें तो 60+ है, 67 है आई थिंक। तो इतनी सारी धाराएं आप याद करेंगे, हो सकता है याद कर किया जा सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ तो कुछ होता नहीं है, तो याद किया जा सकता है। लेकिन आप लोग अगर आप इसको याद करोगे तो फिर आप लोग के पास टाइम कम बचेगा बाकी चीज़ों के लिए। आप लोग एक क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, लेकिन 19 क्वेश्चन के लिए आप लोग का जो तैयारी होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इसलिए ये स्मार्ट टेक मतलब स्मार्ट टेक है कि आप लोग धाराओं को याद करना छोड़ सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग बिल्कुल याद कीजिए, लेकिन याद रखिए सिर्फ एक्ट नहीं है, एक्ट के बाद बहुत सारी योजनाएं भी हैं, योजनाओं के बाद आता है आप लोग का और भी जीएस में और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उतने सारे चीज़ को याद करेंगे कि ये इसको पकड़ के बैठे रहेंगे। ये डिसीजन आपका है, अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर आप लोग को हर एक एक्ट का पूरा धारा आप लोगों को अवेलेबल अलग से करा दिया जाएगा। आप लोग जो हमारा कम्युनिकेशन नंबर है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि आप लोग को चाहिए, लेकिन मेरा मानना है धारा याद ना करें तो बेहतर होगा।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।